At Shivi Forensics, we are dedicated to empower students and professionals with the guidance and resources they need to excel, not only in forensics but also in other essential academic areas. Today's session is specially designed for those aiming to qualify for the UGC NET. If you will have any queries, please feel free to share them in chat box. It is now my absolute pleasure to introduce our distinguished speaker, Ms. Gaganpreet Kaur ma'am, who will lead us through today's session. She is an assistant professor of sociology at Mangalyatan University, and she has proven herself as a committed educator and mentor to countless students. Her journey is truly inspiring. She has successfully qualified for the UGC NET examination in December 2022, making her eligible for the esteemed role of assistant professor. She also has a strong technological background, having completed a certified computer course from the Red Grove Society with an A grade in March 2018. This blend of academic and uh, technical expertise makes her a versatile educator, well equipped to guide us in today's session. In addition to her role at Mangalyatan University, Ma'am has been teaching on her YouTube channel, E-Learning Classes 3, since 2023, where she shares lessons, tips, and insights with students preparing for competitive exams. Her content reaches learners across regions, bringing quality education right to their screens. So, without further ado, please join me in welcoming Ms. Gaganpreet Kaur to lead today's session. Ma'am, thank you for being here with us. So hello everyone, good morning. How are you? So I'm Gaganpreet Kaur. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम पेपर वन। देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना नेट को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको पेपर वन की तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज पेपर वन आपके लिए क्वालिफाइंग है, बट इसमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको समझने पड़ते हैं, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एंड बच्चों को लगता है कि यार ये तो हो जाएगा, सिंपल सा तो है, कर लेंगे, 50 नंबर से 25 नंबर तो लेकर आनी है, लेकर आ जाने, क्या बड़ी दिक्कत है। बट जब वो पेपर देखते हैं, चीजें होती हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो गया, हम कुछ और पढ़ लेते, कुछ और ज्यादा ध्यान दे लेते इसके ऊपर। तो इसीलिए ही मैं आपको ये गाइडेंस देने वाली हूँ आज के टाइम, आज के दिन, आज के सेशन में, कि आप किस प्रकार अपने पेपर वन को दे सकते हैं, किस प्रकार उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं पेपर वन को, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बताते हैं स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से बनाओ। बट आज आपको मैं कुछ नया बताने वाली हूँ। फर्स्ट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने किस प्रकार इसकी प्रिपरेशन करी है, एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी मैंने कैसे बनाई है, मैंने कैसे पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, एंड आपको भी वो सेम तरीका बताऊंगी कि किस प्रकार मैंने एक अच्छे नंबर गेन किए और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पेपर वन एंड पेपर टू दोनों को ही क्लियर किया है, राइट। और विद इन 6 मंथ मैंने अपनी प्रिपरेशन कर रही अपने एग्जाम के बाद, जब मेरी मास्टर कंप्लीट हो गया था, एंड उसके बाद प्रिपरेशन करा, फर्स्ट टाइम में कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो आपको मैं हर एक चीज डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि किस चीज से, किस तरीके से मैंने अपने पेपर को अचीव किया है, क्रैक किया है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास सेशन। सो क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am, it's visible. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम का जो पेपर वन है। ठीक है, पेपर वन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, सेकंड पेपर पढ़ रहे हो, आपको जो पेपर वन आएगा वो कॉमन रहता है। ठीक है, और काफी बच्चे इसमें से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, आरसी भी है, रिसर्च भी है।
राइट। तो आज मैं आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगी कि आप किस प्रकार से हर एक टॉपिक में से जो मेन टॉपिक्स हैं उसको कैसे लगा सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कैसे उसके नोट्स बना सकते हो, कैसे उसके कीवर्ड बना सकते हो, और कैसे आप अपने पेपर वन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। सो अबाउट माई सेल्फ, तो शिवी जी ने काफी अच्छे तरीके से मेरे बारे में को बताया है। ठीक है। सो आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल एज ऑनलाइन टीचर। मेरी बीए और एमए सोशियोलॉजी से हुई, मेरा पेपर टू सोशियोलॉजी था। ठीक है। एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ। ठीक है जी। जो यूजीसी नेट एग्जाम है, इसको यूजीसी जो हमारे पास फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट करवाता है, और ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, 6-6 महीने के बाद। ठीक है। और इसमें हम जो पेपर देते हैं उसके फर्स्ट क्राइटेरिया में हमारे पास क्या रहता है कि हम पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं, हमें फेलोशिप मिलता है, हम प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में ये रहता है अगर हम इस एग्जाम को देते हैं। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास रहता है कि हम नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, प्लस हम पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, बट हमें फेलोशिप नहीं मिलता है। ठीक है। इसमें हमारा नेट भी क्लियर है, पीएचडी भी क्लियर है, और हमें फेलोशिप भी मिलता है। ठीक है। हमें स्टीफंड मिलता है, जब हमें इस तरीके से गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, आप इसे कह सकते हैं अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में। एंड थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास रहती है वो रहती है ओनली एडमिशन इन पीएचडी, कि हम सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, हम प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। पहले हमारे पास ये 2 कैटेगरीज ही थी, बट अब हमारे पास 3 कैटेगरीज भी हो गई हैं। ठीक है जी। और ये जो एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एंड इसको कंडक्ट करने के बाद जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं और रिसर्चर बन सकते हैं। क्लियर जी। आगे देखिए, हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, और वो आगे चलकर इस एग्जाम में क्लियर होने के बाद वो प्रोफेसर बन जाते हैं, या फिर वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हैं। ठीक है जी। आगे देखें, हमारे पास जो पेपर 1 है वो कॉमन रहता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आपका जो पेपर 2 है वो तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली रहता है, बट आपका जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन रहता है, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही आते हैं, और हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है। बट 50 में से 25 क्वेश्चंस को ठीक कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज इसमें थ्योरीज भी आती हैं, मैथमेटिक्स भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है। ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर है, इन्वायरमेंट है, प्रेसी है, हर एक चीज हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, इसमें पास होने के लिए हमें सिर्फ 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और अगर हमारा पेपर 1 क्लियर नहीं होता है तो हम पेपर 2 में भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। दिस इज अ मेन रीजन कि अगर हम पेपर 2 में अच्छे मार्क्स भी लेकर आ गए, बट अगर हमारा पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ है तो हम पास नहीं होंगे। सो जितना आप फोकस अपने पेपर 2 को करते हो, आपको उतना ही फोकस पेपर 1 पे भी करना पड़ता है। ठीक है। हालांकि ये जो रेशो है वो 60-40, 70-30 रह सकती है, बट फिर भी फोकस करना पड़ता है। राइट। अगर आप सिलेबस की बात करो तो हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं। एज यू नो कि हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, पीपल एंड इन्वायरमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पॉलिसी के काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, स्कीम हैं, इनोवेशंस हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल हमें देखने को मिलता है। देन है आईसीटी, कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है हमारे आसपास कैसे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा है मैथमेटिक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड।
इसमें मैं मैथमेटिक्स के जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड टाइम, परसेंटेज, हमें देखने को मिलता है। उसके साथ रीजनिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज, है ना। उसके अलावा हमारे पास रहता है बर्थ वाला ब्लड रिलेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन। जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका ध्यान मेरी तरफ ही रहे, तो इसके लिए मैं अलग अलग जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है, जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग है, वो मैं अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाती हूँ, कुछ तेज कुछ धीरे, ताकि आपका जो ध्यान है वो मेरी तरफ ही रहे, आसपास ना जाए। क्योंकि आप फोन पे देख रहे हो तो फोन पे आपको व्हाट्सएप भी आता है, फेसबुक भी आता है, तो आजकल तो इंस्टाग्राम भी है, वो भी आता है, ठीक है। तो आपका ध्यान ये ना हो कि हम क्लास के अंदर तो हैं बट हम अपना रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो ना हो। तो उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ता है। तो आपको पढ़ाते हैं कि आप किस प्रकार अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हो, कि अगर बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं तो उसको आप किस प्रकार से हैंडल करोगे, आपका जो कम्युनिकेशन है वर्बली एंड नॉन वर्बली कैसा होगा, ये सबको सिखाया जाता है। बिकॉज एज अ लेक्चरशिप के अंदर आपने खड़े होकर पढ़ाना रहता है, ठीक है। और आपके पास 30 40 50 बच्चे रहते हैं, आपने उनको समझाना होता है। बिकॉज ये स्कूल तो नहीं है ना कि आपने एक एक चीज लिखवा दी, बच्चों को होमवर्क दे दिया, बच्चे लिख कर ला रहे हैं। इसमें तो पूरे का पूरा वर्बली रहती हैं चीजें कि आपने बस समझाना है, ये थ्योरी है, ये थिंकर है, ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है, ये दिया, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। और बच्चों के मन में वो चीज जानी चाहिए, इसके लिए आपको ये कम्युनिकेशन दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हो बहुत अच्छे वे में। देन है रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको पता है कि अगर हमारा जेआरएफ हो जाता है, नेट हो जाता है, जब हमारा पीएचडी क्वालिफाइड भी हो जाता है, तो हमें रिसर्च करना पड़ता है, आइडिया है ना। तो रिसर्च के अलग अलग जो मॉड्यूल हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, आपको उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उनके जो अलग अलग हमारे पास थिंकर हैं जिन्होंने अलग अलग रिसर्चेस दी हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। देन है टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि पढ़ाना कैसे है, किस प्रकार से बच्चों को इंटरटेन करके रखना है, किस प्रकार से बच्चों को इंगेज करके रखना है। और टीचिंग के अलग अलग दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, अलग अलग हमारे पास थिंक, जैसे कि प्याजे जी हैं, वो कैसे हैं, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ऐसे सारे जो थ्योरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी, ठीक है। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ, एंड उसमें से हमने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखने होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमने +2 में किया था, 10th में किया था, बीए में भी किया है, तो हमें आता है, हम कर लेंगे। बट जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आप फंस जाते हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा पहले कभी पढ़ा ही नहीं होता। उसका कंक्रीट पॉइंट निकालना, मीनिंग निकालना आपसे हो ही नहीं पाता। आपको लगता है कि हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, कर लेंगे, बट उस टाइम पे नहीं हो पाता है। देन हमारे पास है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास जो हायर एजुकेशन है, जैसे हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल है, इसमें जो अलग अलग करंट अफेयर्स हैं, किस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, जो किसको अवार्ड दिया गया है, जो अलग अलग जो चीजें हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं वो हमें पूछ सकता है, ठीक है जी। और हमारे पास जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं उसके साथ जो स्कीम है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे हमारा न्यू एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखें कि आप किस प्रकार से अपने पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर बताता है, कि आप सिलेबस को देखो, है ना, उसके साथ और अपना रेगुलर रिवीजन करो, अपने टाइम को मैनेज करो, अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो, ठीक है। आपके पास जो रिलायबल नोट स्टडी मटेरियल है उसको उठाओ और उसको आगे कंटिन्यू करो, पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो कौन कौन से, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, सब कुछ करो, हाँ करो,
बट अलग क्या करो, अलग ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अपनी रियल लाइफ से लिंक कर दो। आपको थिंकर का नाम नहीं याद हो रहा, कुछ ऊट पटांग सा कुछ भी बना दो उसका, बस आपको याद होना चाहिए कि बस इसका आंसर ये है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, टू द पॉइंट है। आपके सामने आपका आंसर है, आपने उसको टिक करना है, तो आप उसको रट्टा नहीं मार सकते, बिकॉज आप 50-50 में 33% में फंस जाते हो, तो वो चीजें ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी चीजें हैं उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ लेना है। कोई आपके पास ईयर है तो आप अपने जो दोस्त लोग हैं उसके बर्थडे से उसको याद रख सकते हो, ठीक है जी, तो आप ऐसे कर सकते हो। और भी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी लास्ट सेशन, लास्ट टाइम के अंदर, जब हमारा पूरा चीजें खत्म हो जाएंगी, जब कि ब्रीफ है यूजीसी एग्जाम के लिए। आगे देखें, हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 कॉमन होता है, ठीक है, और पेपर 2 हमारा जो सब्जेक्टिव होता है, जो हमने खुद चूज किया होता है एमए के अंदर। हमारा जो पेपर 1 है, ठीक है, उसमें 100 मार्क्स होते हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा पेपर 2 एंड इसके 200 मार्क्स होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें से हमने 240 तक या 220 तक मार्क्स लेकर आने होते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आ सके, हमारा 100% हो सके, ठीक है, और हमें पीएचडी में जेआरएफ मिल सके, हमें जो पैसे हैं गवर्नमेंट से वो मिल सके, ठीक है। मेन जो ये रहता है ना कि हम 3-4 साल पीएचडी करेंगे और हमें पैसा मिलता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। आगे देखें, हर बंदा जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपने आप को इनरोल करता है उसको पेपर 1 देना पड़ता है, और पेपर 1 के 10 सेक्शन हैं, ठीक है, आपको मैंने बता दिए हैं। और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के अंदर वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 नंबर एक क्वेश्चन का रहता है, ठीक है, और 1 घंटे का टाइम रहता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 1 घंटा अलग से मिलेगा, 2 घंटे अलग से मिलेंगे, नहीं, हमें 3 घंटे मिलेंगे, और 3 घंटे के अंदर हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंप्लीट करना होता है। जो हमारा फर्स्ट सेशन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पेपर 1 से आता है, और जो सेकंड हमारा पास है वो पेपर 2 से आता है। मतलब पहले हम जो दिखाई देगा फर्स्ट 50 क्वेश्चन वो हमारे पेपर 1 से होंगे, देन नेक्स्ट जो 51 जो हमारे 100 क्वेश्चन हैं वो पेपर 2 से होंगे, ठीक है जी। और हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहले थी अब नहीं है। इट्स गुड पॉइंट, जिसको मर्जी टिक लगा के आ सकते हो और आपका आंसर आ सकता है, बट थोड़ी फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। आगे देखें, अभी जैसे कुछ हमारे पास यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियोस पे बात करने के लिए, बच्चों को एंगेज करने के लिए कह रहे हैं कि एज हमारे पास जो है अटेम्प्ट लिमिट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले था वैसा ही अब है, ठीक है। अगर आप नेट के लिए एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास एमए की डिग्री हो और 55% आपका रिजल्ट आया हो एमए के अंदर, देन आप नेट के एग्जाम को दे सकते हो। एंड इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जिस मर्जी एज में हो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बट जो जेआरएफ है, जो पीएचडी है, इसके लिए जो एज है वो 30 ईयर है, कि 30 ईयर से पहले पहले आप जेआरएफ को दे सकते हो। उसके बाद 30 के बाद आपका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही होगा, जेआरएफ के लिए नहीं होगा। इट्स मीन कि जब आप अपने फॉर्म को फिल करते हो वो पूछता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे दिखता है कि जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली जेआरएफ, ठीक है जी। तो आपका जो रिजल्ट है वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आता है। आगे देखें कि जो भी बंदा यूजीसी नेट एग्जाम को देना चाहता है, उसका मास्टर हुआ हो सेम सब्जेक्ट के अंदर, और उसका जो रिजल्ट है वो 55% हो, तब वो यूजीसी नेट एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। आगे देखें कि कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ में एज लिमिट है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। ठीक है जी। आगे देखिए प्रिपेयर्ड डिटेल्ड स्टडी नोट्स, कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। आपके पास बड़े बड़े पीडीएफ्स आते हैं, फ्री नोट्स मिल जाते हैं गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, ऑल इंस्टाग्राम पे हमें देखने को मिलते हैं, टेलीग्राम पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं। सबको इकट्ठा करके पढ़ोगे तो नहीं कर पाओ कुछ भी। क्या करो, कंसाइज करो कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। आपके पास पूरे पूरे पीडीएफ है 100 पेजेस के, 200 पेजेस के, 500 पेजेस के, तो आप उनको कंसाइज करके अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, देन आप उनको रिवाइज करो, तब देखना आपका रिजल्ट आएगा। जो मैंने किया था, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। मेरे पास 10-10 रुपए की कॉपीज थी। ठीक है, हालांकि मेरे पास पैसे थे, मैं बड़ी बड़ी कॉपीज भी ले सकती थी, बट मैंने क्या किया, इन शॉर्ट किया, मैंने 10 रुपए की 5 कॉपीज ली और अपने पेपर 2 के क्या किए, कीवर्ड बनाए, नोट्स बनाए। ठीक है, एक कॉपी के ऊपर 2 नोट्स, 2 यूनिट को कंप्लीट किया, या फिर एक के ऊपर जो अपना फर्स्ट यूनिट था उसको कंप्लीट किया, उसकी सेकंड कॉपी के ऊपर जो बाकी के यूनिट है उसको कंप्लीट किया। और मेरे पास हजार हजार पेजेस के मेरे पास नोट्स थे, बट मैंने उनको सिर्फ 1 2 3 4 5 पेजेस में कंप्लीट किया है, ताकि मुझे रिवीजन करने में इजी हो सके। उसके साथ मैंने अपने नोट्स को 6 टाइम्स रिवाइज किया है। यू नो दैट 6 टाइम्स अपने नोट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं, किसी और के पीडीएफ को हम नहीं कर सकते रिवाइज। हम उसको एक बार ही पढ़ लें, वही हमारे लिए बहुत होता है कि क्या हमने अचीव कर लिया। अपने नोट्स को अगर हम 6 टाइम रिवाइज कर लेंगे तो हम अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंगली, आपके पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में आपने अपने टाइम को मैनेज करना रहता है। आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था। आगे देखें, यूनिट वाइज बात करें तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचिंग एड्स कौन कौन से, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, अलग अलग थ्योरीज क्या हैं। ये थोड़े से जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस रहती हैं, थ्योरीज पे बेस रहती हैं। अलग अलग हमारे पास थिंकर हैं, उनके अलग अलग थ्योरीज हैं, किताबें हैं, वो हमें थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं। बट थोड़ा सा ये कॉमन सेंस वाली चीजें भी रह जाती है कि भाई आप इस एज में हैं, आपका जो लर्नर है वो इस एज में है, तो वो उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा। ठीक है, देन हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर में जो हमें न्यूज देखने को मिलती हैं, उन्हीं का पैरा उठाकर हमारे पेपर में आ जाता है। और अगर आपने उसकी हेडिंग कभी पढ़ी रहती है, कभी याद रहती है, तो आप ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से क्या होता है कि आप जब पैरा पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होती कि इतना बड़ा पैरा पढ़ने को हमें मिल रहा है। आप उसे इजी वे में पढ़ पाते हो, आप उसको कंसाइज कर पाते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, और जैसे आपका पेपर अभी ऑनलाइन हो सकता है, मुझे शायद हाइब्रिड भी कह रहे थे, जहाँ पे अवेलेबिलिटी लैपटॉप हमारे फोर्स की है, कंप्यूटर की है, तो वहां पे कंप्यूटर का हो सकता है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफलाइन की, वहां पे ऑफलाइन हो सकता है, वो कि पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, बट अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो यू शुड कि आप लैपटॉप के ऊपर बैठकर पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए कि यार कितना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने न्यूज पेपर को पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, उतना आपका रीडिंग स्किल अच्छी होगी, उसका आप कंसाइज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखें, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास टेक्निक्स आती हैं कि रिसर्च कैसे कैसे होती है, रिसर्च के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स में हम कौन कौन सी रिसर्च को अप्लाई करते हैं, एथिक्स क्या है रिसर्च को लिखने के, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, वो चीजें क्या रहती हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। आगे देखिए, कम्युनिकेशन सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या रहता है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा रहता है, मास मीडिया में कम्युनिकेशन कैसा रहता है। जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो फोकस है मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर भी है,
पढ़ाने के ऊपर भी है, हर चीज को मैं देख भी रही हूँ कि मैंने अब कौन से की पॉइंट को उठाना, आपको समझाना है। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सेक्शन, जहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करते हो कि लोगों के सामने कैसे बोलना है, ऑनलाइन क्लास में कैसे बोलना है, ऑफलाइन क्लास में कैसे बोलना है, कैसे अपने अपने पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है अपने बच्चों के सामने। बिकॉज बच्चे बहुत आजकल खतरनाक हैं, वो मैम के अलग अलग नाम रख देते हैं कि मैम ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, हमने भी रखे थे, हमारे बच्चे भी रखते हैं, ठीक है। बट अपनी पर्सनैलिटी को इतने शानदार तरीके से बनाना है कि जब आप क्लास के अंदर आओ तो बच्चे डरे ना कि भाई कौन सी मैम कहाँ से आ चुकी हैं, बच्चों को लगे कि हाँ ये मेरे ही साथ है, मेरे ही फेवर में है। ठीक है, आप इस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करोगे, इतना भी आपने डाउन टू अर्थ न जाना कि बच्चे आपको समझे ही ना, और इतना आपने रिजिड भी नहीं होना कि बच्चे आपसे डरे, आपसे कोई बात भी ना करें। ठीक है, तो आपने न्यूट्रल सा रहना रहता है। एंड आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहना होता है, ताकि ताकि जो बच्चे हैं वो भी समझ सके और आप भी समझ सको कि आप कहना क्या चाहते हो, और बच्चों के जहन में आपकी बात जाए और आपको वो याद रखे कि यार वो मैडम थी, उसने मुझे को समझाया था। ठीक है जी, तो आप क्लास के चुटकुले हो सकते हैं, क्लास के अंदर थोड़ा सा सीरीज का नाम, वेब सीरीज का नाम, मूवीज का नाम, कुछ जो आजकल के ट्रेंड हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उनसे बात करोगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी रहेगा। जब मेरी क्लास लगती है तो बच्चों को मैं कुछ मूवीज के नाम बता देती हूँ कि अब ये वाली मूवी देखना अच्छी रहेगी, है ना, ये वाला जो गाना है उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो वो क्या है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाते हो तो बच्चे लिंक करते हैं अपने आप को भी, देन उनका इंटरेस्ट बनता है कि हम क्लास के अंदर आए। जब मेरी ऑनलाइन क्लास लगती है, टच वुड, ये मतलब मेरे लिए अच्छी बात है, जब मेरी ऑनलाइन क्लास लगती है तो मेरी क्लास में 60+ बच्चे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर। तो 55 59 बच्चे प्रेजेंट होते हैं क्लास के अंदर, और क्लास 7 बजे शाम को होती है, और बच्चे क्लास के अंदर होते हैं। और वो किस लिए आते हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं कि मैम आपको सुनना है, हमें मजा आता है आपकी क्लास लगाकर। रीजन कि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है वो उनके अकॉर्डिंगली है। जो बाकी जो टीचर्स है वो खुद बोलते हैं कि हमारी क्लास में 30 35 इतने बच्चे ही आ पाते हैं, और इतना वो इंगेज भी नहीं होते हैं, वो बस आए हैं और ठीक है अपना फीडबैक देके चले गए। बट आपकी क्लास अलग ही लेवल पर चलती है, तो रीजन उसका क्या है कि मैंने बच्चों से हर एक चीज इंट्रोड्यूस करी है, क्लास से पहले और क्लास के बाद उनके डाउट को लिया है, उनके हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, और बच्चों को अच्छा भी लगता है। बिकॉज आई कैन फील कि जब हम बच्चे थे, हम टीचर से कुछ पूछते थे कि मैम इसका आंसर बताओ, मैम बताते ही नहीं थे कि भाई क्या हमने इसको बताना, कि हम बिजी होते हैं, नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट क्लास है, हमने जाना है वहां पे। बट मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं टीचर बनूंगी तो जो मेरे बच्चे हैं उनको मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना है, इंटरटेन करना है, कि जो भी उनका क्वेश्चन है उसका मैं एट दैट टाइम पे आंसर दूं। मुझे नहीं आता है तो मैं उनको बोलूं कि मुझे नहीं आता है, आपको मैं इसको समझ के बता दूंगी, ताकि बच्चों को भी रहे कि मैम सच बोला है, झूठ नहीं बोला है, ऐसे ही नहीं बोल दिया कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी। उसको बोलती हूँ कि बच्चे मुझे नहीं अभी समझ में इसका आंसर क्या है, तो अब मैं आपको इसको बारे में पढ़ के आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आगे देखिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लड रिलेशन, स्पीड एंड टाइम, है ना, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो, परसेंटेज हमें पेपर में आ जाते हैं, जो कि हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैथमेटिक्स को करने से हमारे 2 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, एक डाटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है जी, और इसमें से हमें क्या आता है, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग हमें आती है। उसके अलावा कंपाउंड, रेशो, हमें ये देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका मन है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो आप देखो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं वहां पे हमें मैथ्स, रीजनिंग देखने को मिलती है ना। तो अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हो
तो आप जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं ना, उनका जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आप उनको ज्वाइन करते हो तो आपका जो मैथ एंड रीजनिंग है वो तो अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम आएंगे बैंकिंग से रिलेटेड, अदर एग्जाम्स, तो आप उनमें भी क्लियर हो सकते हैं। एंड ये तो आपके लिए साइड बाय साइड तो है ही, ठीक है। आगे देखें, हमारे पास है आईसीटी। आईसीटी के अंदर हमारे पास जो साइबर अटैक्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ई गवर्नेंस से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास एक्सेल होता है, डेसिमल होता है, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो करंट अफेयर हैं आईसीटी के, उससे हमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ईमेल से क्वेश्चन हमें आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे देखें, लॉजिकल रीजनिंग, इसे हमें पॉलिसी देखने को मिलती है। अलग अलग जो हमारे पास हिंदी हिंदी ट्रेडिशन के जो थिंकर हैं, अरस्तु जी हैं, शास्त्र हैं, उनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम देखने को मिलता है, ठीक है जी। मूड एंड फिगर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। आगे देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले आप मैथ्स को कंप्लीट कर लो। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास 50 जो डीआई हैं उनको लगा लो। अगर आप 50 डीआई लगा लोगे तो आपके हाथ से हर प्रकार का जो डीआई निकल जाएगा। 10 लगाओ बार के, बार ग्राफ के, 10 लगाओ ग्राफ के, 10 लगाओ डाटा टेबल चार्ट के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने का आइडिया लग जाएगा, और जब आपका एग्जाम आएगा देन आप बड़े इजी वे में उसको कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, वो रहता है कि आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करो कि, और हमें देखने को मिलता है कंपैरिजन की इसका आंसर ये है, इस ए की वैल्यू ये है तो बी कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितने परसेंट कम है ना। बार ग्राफ देखने को मिलता है कि एवरेज क्या रहेगी, ठीक है। दोनों अगर कंपनी है, दोनों कंपनियों को जिस तरह अपना सामान सेल किया है तो उनकी एवरेज कितनी है, ठीक है। तो अगर आप इनको कंप्लीट कर लोगे, 50 डीआई लगा लोगे, रोज का एक डीआई लगा लो, ठीक है, रोज का एक डीआई लगा लो, बस आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसमें से 5 नंबर हमें मिल जाते हैं, एक डीआई, दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लड रिलेशन, उसके बाद और क्या है हमारे पास प्रेसिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो इसमें से हमें 5 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए तो बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। आगे देखें, हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारे पास वेन डायग्राम रहता है, हमारे पास आर्गुमेंट्स रहते हैं, उसके अलावा हमारे पास वर्बल क्लासिफिकेशन रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पीपल एंड इन्वायरमेंट के अंदर जो अलग अलग हमारे पास प्रोटोकॉल्स बने हैं, स्कीम बने हैं, जहाँ एसडीजी हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इन्वायरमेंट एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जितने भी हमारे पास एग्रीमेंट बने हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। आगे देखिए, हायर एजुकेशन में हमें जो हायर एजुकेशन में नए नए बदलाव आए हैं, नेशनल जो हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे रिलेटेड हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो आगे देखें, स्ट्रेटेजीज आपकी क्या क्या रह सकती है। सो किसी भी एग्जाम को देने से पहले, आप यूजीसी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें इसका सिलेबस हो, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। आपने जो कंप्लीट कर लिया उसको या रेड कर दो, ब्लू कर दो, हरा कर दो, जो आपका मन करे वो उसको कर दो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाए कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, तो मैं लिख कर देती हूँ, कोई बच्चा इस एग्जाम से फेल नहीं होगा, हर बच्चा पास होगा। क्योंकि जब बच्चा एक तरीके से माइंड मेकअप कर लेगा ना कि मैं ये मेरा सिलेबस है और सिलेबस मैंने ये कर लिया है और इससे रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चंस लगा लिए हैं जो बेसिक हैं, बहुत ही नॉर्मल है, लगा लिए हैं, उसके बाद
आप चलो अपने पीवाईक्यू के ऊपर कि पीवाईक्यू में क्या आया हुआ है। क्या पीवाईक्यू जो मेरे पास अभी आया था, क्या उसमें से मेरे 50 में से 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यस, मैं सेफ जोन में हूं। ठीक है, आगे देखें। हमारे पास अलग अलग मटेरियल रहता है एग्जाम को लेकर, हमारे पास अलग अलग किताबें रहती हैं। सिर्फ सोशियोलॉजी का था तो सोशियोलॉजी में अलग अलग बुक्स रहती हैं, अलग अलग हमारे पास पीडीएफ्स रहते हैं। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका अपना नोट्स हो, आपके अपने कीवर्ड हो। ठीक है, जैसे आपने कभी मेरी क्लासेस को देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैं इन शॉर्ट करवाती हूँ। उसका मतलब क्या कि आपका जो पूरा 100 पेजेस का जो पीडीएफ है उसको मैंने सिर्फ 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज इन शॉर्ट कि टू द पॉइंट, क्योंकि हमें हमारे पेपर में टू द पॉइंट आता है, हमें कीवर्ड ढूंढना होता है। हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ आता है, आपने देखा जिसने अभी एग्जाम दिया, पूरा पैराग्राफ आता है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूरा पैराग्राफ और उसका आंसर 1 2 3 4। तो अगर हम उसमें से कुछ कीवर्ड को ढूंढ लें कि भाई ये जो कीवर्ड है ये इस थिंकर से मैच हो रहे हैं, इस यूनिट से मैच हो रहे हैं, तो इसका आंसर ये वाला होगा। इट इज कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा भी जो दिमाग है ना वो हर चीज को याद नहीं रखता, हम कीवर्ड को याद रखते हैं। आपने सोचा होगा कभी, जब आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप अपने दोस्तों को क्या बोलते थे कि मुझे ना आप सिर्फ एक लाइन बता दो, एक लाइन सिर्फ हेडिंग बता दो, पूरी लाइन लिख लूंगा अपने लिए अपने आप। तो वो क्या था, क्योंकि आपके माइंड को उस हेडिंग का, उस टाइटल का डिस्क्रिप्शन आता था। टाइटल भूल गया होगा बट उसके आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो उसको आइडिया था, वो लिख सकते थे, सिर्फ टाइटल की जरूरत थी। तो ऐसे ही हमें हमारे पेपर में भी रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल देते हैं। सो मेक श्योर आपका जो नोट्स हो वो कीवर्ड बेस्ड हो। ठीक है, आप उसके अलावा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, जो मॉक टेस्ट है वो लगा लो। आप पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हो और फ्री मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा ले लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पेड भी बहुत रीजनल प्राइस के ऊपर, एंड आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री मिल जाते हैं। तो आप दोनों वे में जा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आगे देखिए। हमारे पास जो पी वाई क्यूज हैं वो 3 से 4 साल के लगाओ, क्योंकि 3 से 4 साल के बाद ही हमारा जो पैटर्न है वो चेंज होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो हमारा पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हुआ है, बहुत डिस्क्रिप्टिव आया है ना। हमें इतना बड़ा पैरा, उसका आंसर झुंगूस आया, बस इसका आंसर बता दो। अगर हम उसका कीवर्ड ही नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हमारे दिमाग में इतनी स्टोरेज नहीं है, इतनी स्टोरेज नहीं है कि हम पूरी पूरी लाइन को याद रख सके, क्योंकि आजकल हम शॉर्ट्स देखते हैं, है ना। हम पूरी वीडियो देखने की जगह पे 1 मिनट का शॉर्ट्स देख के खाना बना लेते हैं। हम इतनी ज्यादा ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ 3 से 4 साल पुराने जो पी वाई क्यूज है उनको लगाओ एंड अपने मॉक टेस्ट लगाओ, बस इतना कर लोगे पेपर 1 के लिए तो आपका एग्जाम डन, क्लियर। ठीक है, उसके अलावा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है आपने। आपको पता है मेरा पेपर 1 जो 1 घंटे का है, ठीक है। तो आप क्या करो कि इतनी ज्यादा अपनी स्पीड को मेंटेन करो, एक्यूरेसी को मेंटेन करो कि आपके जो क्वेश्चन हैं 50 में से 20 क्वेश्चन आपके 100% आपको आते हों, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके 50-50 में फंसते हों। अभी ये क्या को बताऊंगी क्या होता है 50-50, या फिर 33 में फंसते हों, देन आप उनको आगे क्लियर करो थोड़ा दिमाग लगाकर। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब आप ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करोगे तब। आगे देखिए, वाइल सॉल्विंग द यूजीसी नेट एग्जाम पीवाईक्यू, ठीक है, आपको एक आइडिया लगता है कि हमारी प्रोग्रेस किस प्रकार की है। अपना प्लीज माइक बंद कर लीजिए। यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज जो आपके पास आती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल को बेटर करती है, आपको प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखिए।
कि हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, हमारे पास हजारों पेजेस के पीडीएफ्स रहते हैं, बट अगर हम उनको सिर्फ 10 पेजेस में कंप्लीट कर लें तो क्या होगा, हम इसको 6 या 10 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपना जो शेड्यूल है उसको बेटर करें। आप देखें कि मैं कब अपने पढ़ सकता हूँ, कब मैं स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखें, अपनी रिवीजन करें, ठीक है, मोस्टली अपनी रिवीजन को ध्यान दीजिए। आपने जो पढ़ा है पूरे दिन उसको नाइट टाइम में रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज कैसे करना है, अपने दिमाग में, कि मैंने मॉर्निंग ये थिंकर पढ़ा, ये थिंकर पढ़ा, ये थिंकर पढ़ा, और इसका आंसर ये था, इसके की पॉइंट ये वाले थे। किताब को लेकर नहीं पढ़ना है, दिमाग को लेकर पढ़ना है, अपनी आंखों में हर चीज को बसाना है। जब आप अपनी आंखों में हर एक कंसेप्ट को बसा लोगे, देन जिंदगी मस्त हो जाएगी। आगे देखें, जो हमारा शेड्यूल है टाइम का, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैंने कैसे किया था कि मॉर्निंग के 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पेपर 1 एंड पेपर 2 को दिया था। पहले मैंने इक्वली डिवाइड किया दोनों को, ठीक है, कि मैंने इतने 2 महीने दोनों को सेम टाइम देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 40-60 कर लिया, कि इसको 1.5 घंटा दे दिया और इसको 2.5 घंटे दे दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें हमारे पास जो मैथ्स है, रीजनिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, 70-30 कर लिया, इसको 1 घंटा और इसको 3 घंटे दे दिए, रिवाइज, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आप ऐसे करें। आगे देखें कि हमारे पास जो और चीजें हैं, कि आप अपने सिलेबस को जान लीजिए, अपना स्टडी प्लान बनाइए कि आपने कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज वे में बनाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके। और अलग अलग पेन का यूज करिए, आप ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अपने मटेरियल को रेगुलर बेस पे रिवाइज करिए, PYQs को लगाइए, मॉक टेस्ट को लगाइए, ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करिए, मोटिवेट रहिए। और आपके मन में कभी नेगेटिव थॉट आए तो बस याद रखना कि मैंने इसको शुरू क्यों किया था। जब आप अपने किसी भी एग्जाम को देने जा रहे होते हो, शुरू करने वाले होते हो, तो पहले अपना वाई क्लियर करो कि मैंने इस एग्जाम को क्यों देना है, क्या रीजन है, किसके लिए देना है। अगर आपका ये वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके लिए मोटिवेशन यही काम करेगी। आपको लोगों की मोटिवेशन, गाने सुनना, मूवीज देखने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आपका ये वाई क्लियर है कि मैंने ये एग्जाम अपने पेरेंट्स के लिए देना है, अपने लाइफ के लिए देना है, ठीक है। आगे देखिए, अपने आप का भी अपने ध्यान रखना, ये नहीं है कि आप इस वाई के चक्कर में 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। आपने 5 दिन 6 दिन पढ़ लिया, इनफ। एक दिन, संडे वाला दिन, मंडे वाला, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उस दिन आप अपने आप को दो, अपना ध्यान रखो, खाना पीना खाओ, घूमने फिरने जाओ, लोगों से मिलो, ठीक है। आगे देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिसको हम तुक्का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है कि अगर आपको किसी मिनिस्ट्री का नाम दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, सॉरी, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर के अंदर किसी मिनिस्ट्री का नाम दिया हुआ है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री नाम है, तो वो 90% गलत होती है वो वाली लाइन, ठीक है। Record, so record. उसके अलावा ऑपोजिट लाइंस आर ऑलवेज रॉन्ग, कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके पास एक आंसर दिया हुआ है, ये नेगेटिव बात कर रहा है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, और ये एक भी पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक है। इट इज इलिमिनेशन मेथड, कि अगर आप इलिमिनेशन लगा पाते हो तो आपका आंसर ठीक हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, हमारे पास तीसरा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा करंट अफेयर आता है,
और करंट अफेयर में जो टेक्नोलॉजी वाली बातें होती हैं वो हमेशा ही ठीक होती हैं। उसके अलावा जो ऑल, ओनली, एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम जो वर्ड्स होते हैं, अगर आपको कहीं अपने आंसर में दिख जाए कि इसने कहा ओनली, इसने कहा ऑल, ऑल मैन आर ट्रू, ऑल मैन आर दिस, ठीक है, एक है, कोई कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर आपके पास ऑल, ओनली, एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो 100% की बात कर रहे हैं, वो हमेशा ही गलत रहेगा। और जो जनरल वर्ड्स हैं लाइक फ्यू, मे, माइट, सम, ऑलवेज, वो हमेशा ही ठीक रहेंगे लाइंस। आपके आंसर में अगर कभी आया है कि दिस इज फ्यू, दिस इज माइट, दिस इज मे, तो वो हमेशा ही ठीक लाइन रहेगी। आगे देखिए हमारे पास एक रूल है 150-33, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसमें आपको ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ठीक है, और आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर बी ही होगा। तो पहले आपने पूरे पेपर में, पूरे 50 क्वेश्चन के जितने भी आपको 100% आते हैं कि इसका आंसर ये ही होगा, उनको लगाना है। शुरू कर देना है पहले क्वेश्चन से ही, ठीक है। उसके बाद आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने कहा इसका आंसर बी होगा, आपको पता है, पढ़ा हुआ है, तो बी लगा देना है। इन केस आप ए, बी, सी, डी में, ए और डी, ए और सी में फंस गए कि यार ये तो नहीं होगा, आपने देख लिया ऑल में, माइट, मतलब ऑल, ओनली लगा तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑल मिनिस्टर का नाम दिया हुआ नहीं आएगा, तो ये लाइन मैच ही नहीं हो रही, कॉन्ट्राडिक्शन ही है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो नहीं आएगा। तो क्या पता है कि ए या सी से में से कोई एक हो सकता है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर 50 लिखकर आगे मूव हो जाना है। टाइम नहीं वेस्ट करना कि उसके ऊपर कि ए सी ए सी ए सी करने बैठ जाना, कि नहीं, छोड़ दो, 50 लिखकर आगे भेजो। जहां अपने पेपर के ऊपर लिख लो कि सेकंड क्वेश्चन का मैंने 50 लगाया है। आगे चलो, तीसरा क्वेश्चन आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। आपने ए को कट कर दिया, आपके पास बी, सी, डी बचे, ठीक है। और आप इसमें कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा होगा, बी, सी या डी, तो यहाँ पे आपने 33 लिखकर आगे मूव हो जाना है। देन है 0 कि आपको आता ही नहीं है किसी का भी आंसर, तो छोड़ देना है। पहले आपने इसको फॉलो करना है। सब कुछ कर लिया, 50 क्वेश्चंस लगा लिए, आगे चलना है। इनमें से आपके मन का जो पहला भाव आएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा था पहली बार और आपके मन का जो पहला भाव था कि भाई इसका आंसर ना ए होगा, आपका माइंड बोलेगा नहीं इसका आंसर सी होगा, कंफ्यूज। बट आपके अंदर से, जबकि जो मन से पहला भाव जो आया होगा, आपने उसी को टिक लगा के आ जाना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ, तो आपके पास 10-12 जो क्विजेस आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उनमें से उठाकर देख लीजिए। आपने कब इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ रहेगा और आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका आंसर ये या ये होगा, तो जो मन का फर्स्ट भाव है उसको टिक लगाना। 10 में से 8 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने भी किया है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका फर्स्ट थॉट है, आपने उसको फॉलो करना है हमेशा। आप एग्जाम को दे रहे हो, अपनी लाइफ में कहीं फंस चुके हो, ठीक है, अपने कैरियर में कुछ फंस चुके हो, कोई आपने डिसीजन लेना है उसमें फंस चुके हो, तो आपके मन का जो पहला भाव आएगा वो हमेशा ठीक होगा, ठीक है जी। और हमारे पास 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट को अगर हम अपने एनालाइज करके देखें अपने पूरे PYQs को, तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। देन है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके क्योंकि इसमें वेन डायग्राम, सिलोजिज्म देखने को मिल जाते हैं। देन हमारे पास है इंफॉर्मेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, ये एक 4 यूनिट हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसमें से हमें कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
उसके बाद है पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो आप न्यूज को पढ़ें। ठीक है, आप 50 आरसी लगा लो, 50 अपनी डीआई लगा लो और अपने पीवाईक्यू को लगा लो। बस इतना कर लोगे तो ये चीज आपकी मास्टर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे है लॉजिकल रीजनिंग में अरस्तु जी हैं, जीववाद है, ज्ञान है ना। उसके अलावा और भी हमारे पास प्रत्यक्ष है, उसके अलावा परसेप्शन है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, देन टाइम एंड वर्क, देन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि प्लीज आप कोई बैंकिंग एग्जाम के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको ज्वाइन करिए। या तो आपका नेट निकल जाएगा, जहां आपको बैंक में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, 2-3 महीने का कोर्स रहता है उनका और आपके पास काफी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब में जो बैंकिंग से रिलेटेड रहती है। हमारे पास आईबीपीएस है, अलग अलग बैंक्स हैं, उनमें भी इंटर्नशिप भी लगती है, स्टीफंड मिलता है, उसमें भी एग्जाम्स होते हैं। कैनरा बैंक है, पीएनबी है, अलग अलग वो देते रहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, आप उनको देख सकते हो। ठीक है जी। आगे देखिए आईसीटी और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट अफेयर देखने को मिलता है। रिसर्च में हमारे पास थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन में रिसर्चेस भी हमारे पास रहती हैं, जो थ्योरीज हमारे पास रहती हैं। देन और सिंपल जनरल चीजें हमारे पास देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है पीपल एंड एनवायरनमेंट, करंट अफेयर देखने को मिलेगा, मोस्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देन है टीचिंग से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और हायर एजुकेशन से हमें देखने को मिलेगा हमारी हिस्ट्री, जहाँ हमारा करंट अफेयर। ठीक है, जहाँ हमें आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रहती हैं चीजें। तो अभी हम बात करेंगे कि मैंने किस प्रकार अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। तो मेरे जब मास्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपने यूजीसी की प्रिपरेशन चालू करी। ठीक है, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल बनाने के बाद डिवाइड किया सेम टाइम, इक्वल टाइम, पेपर 1 को पेपर 2 को। बिकॉज मुझे इसका ABCD भी नहीं आता था कि इसका मतलब क्या होता है यूजीसी का, बस इतना पता था कि हाँ पेपर देना है, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बेटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को पढ़ा, पेपर 1 को, पेपर 2 को। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि मैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा मैथ अच्छा था। ठीक है, तो मैंने मैथ्स के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखा, उनसे भी क्वेश्चन आंसर को बनाया, देखा कैसे कैसे बन सकते हैं। न्यूज़पेपर को भी देखा, प्रेसी को देखा, जो हमारे पास सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसको देखा। ठीक है, क्योंकि हमें पैराग्राफ भी आते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर भी आता है, तो वहां से कुछ चीजें इंटरलिंक भी थी मेरे पेपर के अंदर। देन मेरा पेपर 2 सोशियोलॉजी, मैंने इसको बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, उनको देखा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए मैंने, अप्रोक्सीमेटली 3000 के करीब मैंने मॉक लगाए थे। ठीक है जी, और उससे साथ मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक ट्रैक बनाया कि आज मैंने अपना क्विज लगाया है तो मेरे कितने मार्क्स आए हैं, रिक्वायरमेंट कितनी की है और मेरे आ कितने रही हैं। रिक्वायरमेंट 80 की और आ मेरे 50 रही हैं तो नॉट गुड। अगर 80 में 75 आए हैं तो वेरी गुड, 80 में से 85 आए हैं तो वेरी गुड, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम आए हैं तो बहुत बुरी बात है। अगर आपको मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूं कि जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, तो जब मैं अपने क्विज़ेस लगाती थी और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो मैंने अपने आप को पनिश भी किया है। जैसे हमारे टीचर होते हैं, पनिश करते हैं ना, कब के अच्छे मार्क्स नहीं, डंडे मारते हाथों के ऊपर, तो ऐसे लिटरली मैंने अपने आप को टॉर्चर किया है कि भाई तुमने नहीं पढ़ा है, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। ठीक है, तो खुद टॉर्चर किया है और खुद अपने आप को अवार्ड भी दिया जब मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं। ठीक है, तो जब आप अपने खुद के टीचर बन जाओगे देन यू सक्सेसफुल।
ठीक है। आपको जब किसी और टीचर की जरूरत है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, देन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जब आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, अपने को सेल्फ मोटिवेट करोगे, देन यू सक्सेसफुल। ठीक है। तो हमारी जो क्लास का पूरा कंक्रीट पॉइंट है वो यही है कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। ये आप जो अपनी रील्स शॉर्ट्स देख रहे हो थोड़ा कम कर दो। कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था जब, तो मैंने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना फोन देखना होता था। कि मैं बाकी टाइम लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, उसके बाद काम कर रही हूँ। इस टाइम के जब मैंने खाना खाना रहता है दोपहर का, तब मैं फोन चलाऊंगी। तब मैं देखूंगी कि हाँ क्या क्या चीजें, रील्स देखना है, मूवीज देखना, जो भी देखना है। ठीक है। और मैंने पढ़ा भी खूब है और मस्ती भी बहुत खूब करी है। सैटरडे और संडे का इवनिंग जो मेरे पास होता था, मैंने मूवीज देखी है, सीरीज देखी है, बहुत देखी है। क्योंकि मैंने 5 दिन पूरी मेहनत करी थी कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी के 2 दिन एंजॉय करना है। और जब ना टाइम टेबल मैंने बनाया कि अभी आपको 1 बजे फोन मिलेगा, तो मुझे होता था कि ना ये कंप्लीट कर लूंगी ना तो मुझे फोन मिल जाएगा, मुझे मस्ती मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपने माइंड को ट्रेन किया। अगर फोन चाहिए, एंजॉय करना है तो ये भी करना पड़ेगा, तब पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने मॉक को लगाते रहें। ठीक है। आप पीवाईक्यूज को देखते रहें। और जितने आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप उनको तो पढ़े ही, ठीक है, बट अपने खुद के ओन नोट्स बनाएं। एंड उन नोट्स को आप 6 टाइम रिवाइज कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने भी देखी है कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ठीक है, आप उनके जो पेपर 1 आ रहे हैं उनका जो एनालाइज है वो हमें देखने को मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। जैसे जिसका एग्जाम हुआ उनका आप एनालाइज देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं बन रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, तो आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लो एंड उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है जी। आपको सॉरी, आपके जो क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम से पहले वाले पेपर 1 के अंदर, आप उनका एनालाइज देखो। फर्स्ट पॉइंट, उसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप रिवाइज कर लो कि मुझे ये नहीं आ रहा है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही आपने याद करना है, ये नहीं कि अपने वो क्वेश्चन याद करना है, पूरा कॉन्सेप्ट याद करना, ताकि वो कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए आपको आता हो। ये मैंने भी किया था। जो मेरा एग्जाम था वो काफी एग्जाम के बाद था, तो मैंने क्या किया, मेरे एग्जाम से पहले जितने भी पेपर हो रखे थे उनका पेपर 1 का एनालाइज देखा यूट्यूब के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जो डीआई है उसका पैटर्न कैसा है, कि प्रॉफिट लॉस वाला है, परसेंटेज वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, एवरेज वाला है, तो कैसा बन रहा है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली दो तीन जो डीआई लगा लिए बस। और जब मेरा एग्जाम हुआ तो अच्छा हो गया। ठीक है। तो ये चीजें थी। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्लास कैसी लगी है, सेशन कैसा लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। एंड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। Thank you so much, ma'am, for sharing such valuable insights and strategies with us. We truly appreciate the time and expertise you have offered to our participants today. I'm sure everyone feels more prepared and confident to tackle UGC NET paper first. Now we will move into the question and answer session. एनी क्वेश्चन, यस और नो? ऑल क्लियर? थैंक यू वैष्णवी जी।
किताब एक्चुअल मैंने कभी कोई फॉलो नहीं किया, बिकॉज जो किताब है ना उसमें बहुत ही कम रहती है इन्फॉर्मेशन। आपके पास अलग अलग जो पीडीएफ्स आती हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास एआई है, आप उनका यूज करके अपने अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। एंड मोस्टली आप मॉक लगाओ, जितना आप अपनी प्रैक्टिस करते टाइम के अकॉर्डिंगली उतना आपके लिए बेटर है। आप पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने खुद के नोट्स बना के एक बार रिवाइज कर लो एंड उसके बाद अपनी मॉक लगाओ। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है मॉक के अंदर, आप उनके अलग से नोट्स बना ले कि यार समझ में नहीं आया है मुझे, मेरे पीडीएफ में नहीं है, मेरे नोट्स बने, उसको नोट डाउन कर लो। आप ऐसे करोगे आपका माइंड खुलेगा, और जब माइंड खुलेगा तो फिर शानदार चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और कोई चीज? थैंक यू वैष्णवी। और कोई कॉन्सेप्ट, और कोई चीज कुछ पूछना हो? ऑल क्लियर? रजी, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे जो हमारा सोशियोलॉजी है उसके अपने कट ऑफ रहता है कि कितने बच्चे उसमें एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली 240 तक रहता, 220 तक रहता है कि 300 में से 220 मार्क्स ले आओ तो आपका हो जाएगा जेआरएफ। बट उससे कम ही मार्क्स रहते हैं, जो कट ऑफ से कम ही आता है। ठीक है, 220 आप अपना एक रख के रखें, अपना एक टारगेट कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं। 220, 300 में 220 लेने, 240, 260, 220 अपने लेने हैं। ठीक है जी। और कोई चीज? थैंक यू लक्ष्मीकांत, थैंक यू। ओके स्नेहा जी, वेलकम। थैंक यू जी श्रेया जी, थैंक यू। Thank you once again to all our attendees for participating actively. We hope to see you in further sessions organized by Shivi Forensics, and we will wish you all the very best in your journey ahead. Together, let's continue learning and growing in this field. Thank you, ma'am. थैंक यू।